कि केंद्र सरकार ने किसानों के उन्नयन की दृष्टि से उनकी आमदनी दोगुनी करने के उनके लक्ष्य के अनुसार 3 अध्यादेशों को राष्ट्रपति महोदय से पारित कराया। मेरा इसमें यह मानना है कि कोई भी सरकार कोई भी कदम जनहित में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ही करती है, लेकिन इतने बड़े काम में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां, छिद्र, कमियां ये रह जाती हैं। तो हमारे जैसे किसान संगठनों का, भारतीय किसान संघ एक जन संगठन है, अर्थात इसमें बड़ी संख्या में जनबल जुड़ा है, तो उनका दायित्व बनता है कि इन कमियों को, इन छिद्रों को पूरा करने का काम वो अपने जनबल के आधार पर करें। और इसलिए आज हम इन तीनों अध्यादेशों का विश्लेषण करेंगे और कुछ आगामी कार्यक्रमों का विचार करेंगे। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के हम सब अनुयायी हैं, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो जैसा जैसा उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है, उसी मार्गदर्शन के आधार पर सरकार से संवाद, जन आंदोलन, जागरण, ये सब करते हुए और अनुकूल परिवर्तन कराने के लिए हमको काम करना है। और इसलिए मैं क्रमशः पहले तीनों अध्यादेशों का उच्चारण करूंगा, फिर उसके अंदर उसके कारण आए हुए बदलाव या प्रभाव, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला अध्यादेश है जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अत्यावश्यक कृषि जिन्सों का अधिनियम। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूँगा, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। अंग्रेजी में यदि बोलना है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 5 जून 2020। अब इस अध्यादेश के कारण अभी तक कृषि उत्पाद या अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शामिल थे, वो उस सूची से बाहर हो गए हैं। और उनके बाहर हो जाने के कारण जो आज तक हमारी पीड़ा थी कि कृषि जिन्सों को भाव नहीं मिलता, तो ये बराबर चाहे कृषि लागत मूल्य आयोग हो, उसके पहले कृषि लागत आयोग हो, या अन्य नीतियां बनाने वाले लोग हों, हमारा देश गरीब है, उपभोक्ता महंगा नहीं खरीद सकते, इसलिए अन्न का भाव, अनाज का भाव, आलू प्याज का भाव ये कम से कम रहना चाहिए। इस नीति के अंतर्गत वो काम करते थे। आज बड़े लंबे समय के बाद जो किसान समाज की बहुलंबित मांग थी वो पूरी हुई है। अब कृषि जिन्स यानी कृषि उत्पाद या अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर होने के कारण और एक प्रकार के भाव को किसी प्रकार से रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी, ऐसा हमें लगता है। यहां इसके अंदर एक शंका उत्पन्न होती है कि इसके कारण व्यापारी, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जमाखोरी शुरू करेंगे। तो हमको समय समय पर सरकार पर दबाव बनाकर जमाखोरों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाए, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। बस सरकार की मंशा होनी चाहिए, और सरकार की मंशा बनाने के लिए जन संगठनों का दबाव होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारे देश के नागरिकों को अच्छा अनाज ठीक भाव पर मिल सकेगा। अब हम दूसरे का अध्यादेश पर आते हैं, वो है संविदा खेती के बारे में, यानी अनुबंधित खेती के बारे में। उसको इस प्रकार से कहा गया है कि कृषि उपज मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता या करार। इसको संक्षेप में अनुबंधित खेती या संविदा खेती कहा गया है। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार बोला जाएगा, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। संक्षेप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वास्तव में
हमारे देश में जो 12.5 करोड़ किसान यानी भूमि वाले किसान है, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा कोई सीधा सीधा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन भोले भाले किसानों को ठग कर पहले कंपनियां इस प्रकार के अनुबंध करके और भाग जाया करती थी, ये एक डर हमेशा से रहा है। तो मेरा इसमें ये सुझाव और कहना है कि आज से 50 साल पहले का या 20-25 साल पहले का किसान और आज के किसान में जमीन आसमान का अंतर है। लगभग हर घर के अंदर पढ़े लिखे किसान भाई भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। वो सब समझते हैं और एग्रीमेंट या अनुबंध करते समय, हस्ताक्षर करते समय सारी धाराओं को अच्छे से पढ़कर और हमारा नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी व्यापार व्यवसाय किसानी के संबंधित कामों में। इस प्रकार की जागरूकता तो हमको रखना होगी। अब इसके अंदर जो सरकार ने प्रावधान किया है वो एक अच्छा प्रावधान यह है कि किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में, एट एनी कॉस्ट किसी भी किसान की भूमि इसके अंतर्गत नहीं ली जा सकेगी। अर्थात भूमि की नीलामी, भूमि पर कब्जा, जबरिया उसको अपने कब्जे में लेना, ये सारी बातों से किसान इस अध्यादेश के माध्यम से उसको ये सुरक्षा दी गई है। फिर भी ये कानून या ये प्रावधान हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से था, संविदा खेती का, लेकिन बहुत ही अल्प संख्या में किसानों ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। और जब तक किसान को ये नहीं लगता कि ये कोई फायदे का सौदा है या अच्छा काम है, तब तक किसान उसके अंदर भागीदारी नहीं करता है। निश्चित तौर पर एक विषय हमारे लिए चिंताजनक है देश के लिए। 86% किसान, 86% फार्मर्स और मार्जिनल और माइक्रो इस प्रकार के हैं, छोटे हैं, बहुत लघु एवं सीमांत किसान हैं, जिनके पास में 1 बीघे से लेके आधा हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से अधिक खेती नहीं है। उसमें से बड़ी संख्या में लोग अन्य दूसरे काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी जमीन किसी को दे दें और उसके माध्यम से खेती हो। तो उन सब के लिए सावधानी की बात जरूर है। अभी तक बड़ी संख्या में इस प्रकार का काम चल रहा है, लेकिन अभी इस कानून में उसको छुआ नहीं गया है। फिर भी अनुबंध खेती की तरफ किसानों का रुझान नहीं है, इसलिए इसके ऊपर अधिक जोर नहीं देना चाहिए। अब हम तीसरे कानून पर आएंगे, तीसरे अध्यादेश पर आएंगे। तीसरा अध्यादेश ही वास्तव में किसानों से सीधे सीधे दैनंदिन रूप से जुड़ा है और इसलिए उसके ऊपर थोड़ा अधिक समय और अधिक ध्यान हमको भी देना पड़ेगा। वो है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अध्यादेश जून 2020। इसको यदि अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 5 जून 2020 इस प्रकार का होगा। अब इसी अध्यादेश के अंतर्गत अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार के भय, अनेक प्रकार के तनाव ये किसानों में, कृषि उपज मंडियों में और बाकी सब जगह पर हमको दिखाई देता है। बहुत लंबी लंबी चर्चाएं, सेमिनार, अनेक प्रकार के भाषण, अनेक प्रकार के नेताओं के अपने अपने विचारों का स्पष्टीकरण उन्होंने किया है या दिया है। निश्चित तौर पर इस अध्यादेश के अंदर अनेक प्रकार के सुझाव और अनेक प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता भी भारतीय किसान संघ को अनुभव होती है, महसूस होती है। और इसलिए सबने मिलकर, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सबने मिलकर बैठक करके, आपस में बात करके कुछ बिंदु निकाले हैं और उसके अनुसार इस अध्यादेश के अंदर सुधार होने चाहिए। इसकी मांग भी सरकार से कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता और किसान बंधुओं से भी निवेदन है कि वो उन बिंदुओं के अनुसार अपनी गतिविधियां, अपने कार्यक्रम चला करके और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। सबसे पहला जो आपत्तिजनक दिखाई देता है, भारतीय किसान संघ स्थापना के समय से और लाभकारी मूल्य की बात करता रहा है, मांग करता रहा है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने किसान संघ शुरू किया, उनका कहना था कि लागत के ऊपर 20% लाभांश देकर
किसान के उपज का भाव तय होना चाहिए। इसको हम सब लोग भली प्रकार जानते हैं, पर अन्य प्रकार से उपज अधिक नहीं होने से, भुखमरी होने से, अनाज की अधिक आवश्यकता होने से, हरित क्रांति के बाद में भी, और ये सपना हमारा कभी साकार आज तक नहीं हुआ। और इसी मध्य सरकार ने किसानों को भाव ठीक मिले, कम से कम उसकी लागत निकल जाए या उसको कुछ अच्छा पैसा मिल जाए, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये घोषित करना प्रारंभ किया। और व्यापारी किसानों को ना लूट सकें, इसके लिए मंडी अधिनियम APMC एक्ट लाया गया, जिसको और सारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा संशोधन करके लागू किया हुआ है। विशेष करके यदि मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ का मंडी एक्ट एक आदर्श माना जाता है, और यहाँ की मंडियों का संचालन देखने के लिए देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं और किसानों के पक्ष में हमेशा फैसले होते रहे हैं। अब यदि हम इस अध्यादेश की पृष्ठभूमि देखेंगे तो आज से 3-4 वर्षों पूर्व से सरकार ने एक ई-मंडी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ई-मंडियां ने खुले बाजार की तरफ जाने का एक कदम। आप देश में कहीं भी ई-मंडी प्लेटफॉर्म से अपना अनाज दे सकते हैं, बेच सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, इस प्रकार का उसका भाव है। और इसीलिए सरकार ने इस कानून के या अध्यादेश के माध्यम से इस मंडी एक्ट में परिवर्तन करते हुए या मंडी एक्ट को एक तरफ रखते हुए खुले बाजार की अवधारणा के हिसाब से पूरे देश में किसान अपना माल, अपना उपज, अपना अनाज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र किया गया है। और ठीक इसका दूसरा पहलू ये है कि व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी खरीदी बिक्री कर सकते हैं। अब किसी प्रकार की सीमाओं की बद्धता, अब किसी प्रकार का अवरोध उनके सामने, किसानों के सामने भी नहीं होगा, व्यापारियों के सामने भी नहीं होगा। इस अध्यादेश की एक चतुराई जरूर है कि सब जगह किसानों का नाम पहले लिया गया है और जो इससे लाभ कमाने वाले हैं उनको बाद में रखा गया है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि किसान आज भी पिछड़ा है, भोला है, और इसलिए आज से 50 साल पहले 1972-71 के आसपास मंडी अधिनियम लाया गया था, क्योंकि उसके पूर्व और किसान और आढ़तिये जिनको कहा जाता था या व्यापारी जिनको कहा जाता था, उनके बीच में ये आदान प्रदान चलता था और किसानों को कभी उनके उपज का पूरा सामान या माल नहीं मिलता था। आज वही आशंका फिर से दिखाई दे रही है कि इस नए संशोधन के कारण कहीं भी कोई भी व्यापारी खरीद सकता है। ऐसे तो जो बहुत लघु सीमांत किसान हैं वो आज भी मंडी नहीं जाते हैं, अपने घर से ही माल बेचते हैं, लेकिन जिस व्यापारी को देते हैं वो लाइसेंसधारी मंडी व्यापारी हुआ करता था। अब चूंकि इस संशोधन के कारण कौन खरीद रहा है, उसके पास कोई लाइसेंस है कि नहीं, अधिकार पत्र है या नहीं, उसकी कोई सिक्योरिटी मनी कहीं जमा है कि नहीं, इसका कोई प्रावधान न होने के कारण, किसी प्रकार का प्रावधान न होने के कारण वो लोभ लालच दे करके किसानों से उसका अनाज तो खरीद सकता है, लेकिन पेमेंट करने की जगह, भुगतान करने की जगह यदि वो गायब हो गया, कहीं भाग गया, तो फिर उसको पकड़ने के लिए किसी प्रकार का बाड़, किसी प्रकार की सुरक्षा इस कानून के अंतर्गत हमको दिखाई नहीं देती है। और यही सबसे बड़ा इसकी कमी है और जिसको हम अपने जनबल, दबाव बल से इसको सुधारना चाहते हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर दिखाई देती है कि व्यापारी, अभी तक किसान और व्यापारी ये मंडी के अंदर आदान प्रदान करने के लिए या क्रय विक्रय करने के लिए एक प्रकार से मजबूर थे, लेकिन उसमें मंडियों में सुरक्षा कवच भी था। ये बात सत्य है कि मंडी शुल्क के रूप में प्रति क्विंटल 8 रुपए से 10 रुपए तक या इससे भी ज़्यादा या कम किसानों को देना पड़ता था, लेकिन उसके कारण व्यापारियों को भुगतान करने की अनिवार्यता भी थी। इसके अंदर भी व्यापारी के द्वारा खरीद के 3 दिन के अंदर इस नए अध्यादेश में यदि व्यापारी भुगतान नहीं करता है तो 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड देने का प्रावधान किया गया है।
और उसके बाद भी नहीं होता है तो 10,000 रुपये रोज दंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता कि यह पर्याप्त है और इसलिए इसके ऊपर कोई ना कोई सुरक्षा कवच होना चाहिए। यह भारतीय किसान संघ की मांग है, जिसको हम आगे और देखेंगे। इसी के अंतर्गत ये बात आती है कि सरकार जिन 24 जिन्सों का समर्थन मूल्य घोषित करती है उनके ऊपर खरीदी की अनिवार्यता का कोई प्रावधान यहां दिखाई नहीं देता है और इसलिए भारतीय किसान संघ की मांग यह है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से देश के अंदर कहीं भी मंडी हो, गांव हो, बाजार हो, व्यापार हो, व्यापारी की जगह हो या किसी भी स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज की बिक्री खरीदी ना हो, इसकी कोई पुख्ता पक्की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, जो इसके अंदर दिखाई नहीं देती है। खुले बाजार के नाम पर किसानों को भी खुला पटक दिया गया है, ऐसा भाव इसमें से आता है और इसलिए किस प्रकार से उसको करने की व्यवस्था करना होगी, ये सरकार को इसका पुनरीक्षण करके, रिव्यू करके और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बंधुओं, कोई भी काम होता है तो उसमें विवाद या मतभिन्नता या अवश्य आती है। मतभिन्नता या विवाद के समय में और वो विवाद सुलझाने का हमारे यहाँ पर एक ही रास्ता है, वो यानी न्यायालय। या आप एसडीएम के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए या और ऊपर जाइए। क्या किसान, आज का किसान या हमारा छोटा मोटा किसान जो अपनी दाल रोटी के लिए ही रात दिन जद्दोजहद यानी युद्ध करता रहता है, वो इसके अंदर उलझ कर नहीं रह जाएगा, निश्चित तौर पर रहेगा। और इसलिए भारतीय किसान संघ की सुस्पष्ट बात है और मांग है कि इसके लिए कृषि न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। कृषि न्यायालय के माध्यम से त्वरित निर्णय की गारंटी, त्वरित निर्णय की और व्यवस्था इसके अंतर्गत आना चाहिए। ये कहा गया है कि यदि कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम के जा सकता है, तहसीलदार के पास जा सकता है। बंधु, हम जानते हैं कि तहसीलदार, एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर, इन सब के ऊपर काम का इतना बोझ और भार रहता है कि उनके पास समय नहीं होता, सुनवाई के लिए समय नहीं होता। और इधर यदि किसान के भुगतान का कोई समस्या है तो बिना भुगतान के तो किसान अपने घर का कामकाज भी नहीं चला पाता। ऐसे हमने अनेक उदाहरण देखे होंगे कि कम मूल्य पर किसान क्यों बेचता है, क्योंकि उसको घर में शादी है, उसके घर में कोई बीमार है, उसके घर में कोई तीज त्योहार मनाना है, उसके बच्चों की फीस भरनी है, शुल्क भरना है। इस प्रकार के अनेक काम होते हैं तो वो सोचता है भैया कल हमको 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, इससे आज जो मिल रहा है 100 रुपये कम में भी मैं बेच करके अपना काम चलाऊं। और यदि विवाद करके व्यापारी ने भुगतान में विलंब करना शुरू कर दिया, आरटीजीएस के अंदर गलत नंबर डाल दिया या चेक के ऊपर गलत नाम लिख दिया, तो किसान चक्कर भी लगाता रहेगा और उसको भुगतान भी मिलने में देरी होती रहेगी। इससे बचने के लिए कृषि न्यायालयों की अवधारणा हमारे यहाँ बहुत पहले से रही है, उनको सक्रिय करने की आवश्यकता है। इसके अंदर एक खरीदारी के लिए एक प्रावधान और किया गया है, उसको एफपीओ कहा गया। एफपीओ के माध्यम से खरीदी ये होती है तो उससे जुड़े हुए सारे किसानों को भी फायदा हो सकता है, इस प्रकार की एक धारणा दिखाई देती है। लेकिन यही एफपीओ का जो संचालन करने वाले क्लस्टर या संस्था बनेगी, उसके अंतर की जो एक परिभाषा है किसान की, उसके अंदर कंपनियों को, कॉरपोरेट्स को एक किसान यानी एक यूनिट माना जाने की व्यवस्था की गई है। हमको इसके ऊपर घोर आपत्ति है। आपत्ति नहीं है, अगर इसको नहीं हटाया गया तो हम सारे देश के अंदर झंडा बुलंद करते हुए कोई जनजागरण के माध्यम से देश के सरकार को इसको बदलने के लिए बाध्य करने की भी हमको तैयारी करनी चाहिए। कहाँ एक छोटा सा 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 1 हेक्टेयर का किसान, और कहाँ कंपनियां, कहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर लगभग 10 इस प्रकार के घराने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा है और रिलायंस है। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके अंदर यदि एक कंपनी एक किसान के रूप में आ गई तो समझिए वो तो खेती को पूरा निगलने के लिए तैयार हो जाएंगे।
और इसलिए किसी भी स्थिति में कंपनियों को या कारपोरेट्स को किसान ये मान्यता कभी भी इस देश के अंदर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में हल चला करके किसान या ट्रैक्टर चला करके किसानी करने वालों का देश है। इसके अंदर पूंजीपतियों का, इसके अंदर कंपनियों का, इसके अंदर कारपोरेट्स का कोई स्थान नहीं है तो वो अपना व्यापार व्यवसाय बाहर करें, खेती को बख्श दें। इस प्रकार का एक हमको जन जागरण के माध्यम से धारणा बनाने की जरूरत है। और इसलिए ये जो तीसरा अध्यादेश है, इसके अंदर अनेक प्रकार के जो कमियां हमको दिखाई देती, उनके सुधारों के ऊपर मैं एक बार फिर से उसको और आप सबके सामने पढ़ देता हूं कि वास्तव में हमारी मांग क्या है और हमें उस मांग को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके ये कहा है कि निजी मंडियों को मान्यता देंगे, और निजी मंडी यानी यही बड़े बड़े कारपोरेट्स और कंपनियां, घराने ये अपनी अपनी निजी मंडियां चालू करेंगी। इनको लाइसेंस और ये नियंत्रण करने के लिए, नियमितीकरण के लिए एक कृषि उपज व्यापार संचालनालय इस प्रकार का स्थापित किया जाएगा। डायरेक्टर एग्री बिजनेस एमपी इस प्रकार का उसका नाम दिया गया है। अर्थात अब कृषि व्यापार केवल एपीएमसी यानी मंडियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा। आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमारी मांगे क्या है और संशोधन हम क्या चाहते हैं। हमारी मुख्य मांग है किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन यदि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं तो उसके ऊपर खरीदी की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार जो खेती जिन्सों का यानी खेती कृषि उपज का व्यापार करना चाहता है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत लाइसेंसधारी होना चाहिए। उसकी कोई सिक्योरिटी मनी यानी एफडी कहीं ना कहीं जमा हो, उसको वो घोषित करे, एक ऐप बनाया जाए जिसके ऊपर उसका ये सारा दिखाई दे। कोई भी किसान बेचने के पहले उसको अच्छी प्रकार से देख करके अपने मन का और समाधान करने के बाद ही किसी प्रकार का व्यापार व्यवसाय करे। इस प्रकार की हमारी दूसरी बात है। तीसरी बात में कंपनियों को, कारपोरेट्स को किसी भी प्रकार से किसान की मान्यता न दी जाए। और चौथा, कृषि न्यायालय स्थापित किए जाएं। संविदा खेती के अंदर और बहुत सारे परिवर्तनों की जरूरत है, उसको किया जाए। तो बंधुओं, ये जो हमको सामने दिखाई देता है, ये तीनों अध्यादेश के अंतर्गत जो जो परिवर्तन अपेक्षित है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो वो कोई कानून बन गया है। आने वाले समय में संभवतः सितंबर में लोकसभा का, पार्लियामेंट का सत्र चालू होगा। उस सत्र के अंदर ये अध्यादेश विधेयक बनाने के लिए पेश किए जाएंगे। उस समय ये पारित होने के पहले समस्त लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम ये जितने प्रकार के संशोधन और मांग हम कर रहे हैं, ये सब के सब हर एक एमपी यानी पार्लियामेंट मेंबर यानी सांसदों को अच्छी प्रकार से जानकारी में हो। इसके लिए भारतीय किसान संघ के केंद्र कार्यालय की तरफ से आप सबको प्रस्ताव दिया गया है या पत्र आया है, उसको लिखित में सांसद महोदय को दे करके और किसानों के हित में वो लोकसभा के अंदर सत्र के समय जब ये विधेयक आए तब पुरजोर आवाज के साथ में ये सारे संशोधन करें। इस प्रकार का उनका मन का भाव तैयार करने के लिए हमें उनसे एक एक प्रतिनिधि से संपर्क करना होगा। संपर्क करके अपने अनुकूल उनको बनाना होगा। भारतीय किसान संघ इस प्रकार का पहले भी प्रयोग कर चुका है, लगभग 400 सांसदों से संपर्क करते हुए, और हमने वो वातावरण बनाने का सफल प्रयत्न किया था। इसको हमें दोबारा से दोहराना है। इसी प्रकार अपने अपने ग्रामों से, ग्राम समितियों से, अनेकानेक ग्रामों से और ये संशोधन किए जाए, इस प्रकार के प्रस्ताव पारित करके हम सब लगातार भेज रहे हैं। उसको हमारे सौभाग्य से पहले लोकसभा का सत्र शायद 20-22 अगस्त से शुरू होने की संभावना थी, लेकिन अब वो सितंबर तक बढ़ गया है। तो हम तब तक पीएमओ को यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को और लोकसभा अध्यक्ष को, अपने प्रदेश की सरकार को, भारतीय किसान संघ के केंद्रीय कार्यालय को वो सारा प्रस्ताव ग्राम समितियों से, ग्रामों के
रहने वाले कृषक बंधुओं के हस्ताक्षर के साथ भेजें। भारतीय किसान संघ का यह सुदृढ़ मत है कि ऐसे यदि हजारों लाखों प्रस्ताव गांव से यदि पीएमओ के पास जाएंगे, यदि बाकी कृषि मंत्री के पास जाएंगे, यदि वाणिज्य मंत्री के पास जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर हमारे अनुकूल परिवर्तन उनको करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन केवल इतने मात्र से नहीं चलेगा, हमको इसके पीछे जनशक्ति का दबाव बल खड़ा करना होगा। इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध और विनम्र प्रार्थना है कि हम एक जनजागरण सत्र जैसा पूरे अलग अलग प्रांतों में प्रारंभ करें। बलराम जयंती, किसान दिवस अभी आ रहा है। हमारे यहाँ पर चाहे सरपंच हों या अन्य जनप्रतिनिधि हों, तो उनको हम ये बात समझाएं। मुझे एक अपना अनुभव याद आता है, जब विश्व व्यापार संगठन WTO के खिलाफ हमने सारे देश के अंदर वातावरण बनाया, और जब हम सरपंच के पास गए, यहाँ तक कि तहसीलदार के पास गए, तो उनको भी WTO के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हो सकता है कि इस प्रकार के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं या जनप्रतिनिधि हैं या आगेवान लोग हैं, उनको भी अभी इन अध्यादेशों के प्रभाव का पता ना हो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सब लोगों के बीच में और हमारा जन जागरण के माध्यम से संदेश पहुंचे। हम पत्रकार वार्ता करें, हम परिसंवाद करें, हम गोष्ठियां करें, हम सभाएं करें, हम पर्चे बांटें। जितने प्रकार के प्रयत्न हम कर सकते हैं, बलराम जयंती, विश्व किसान दिवस के कार्यक्रमों में अवश्य इन सारे विषयों का उल्लेख हमको करना चाहिए। एक बहुत जबरदस्त वातावरण इसके पक्ष में हमको और सारे देश में खड़ा करना होगा। इसके लिए आप सब अभी से, आज हम 16 अगस्त के दिन बात कर रहे हैं, आने वाला 15 दिन का समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें स्थान पर किस प्रकार से इसको और वातावरण बनाया जा सकता है, उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। बंधुओं, आपने इतनी देर तक सुना। ये सारे तीनों अध्यादेश के ऊपर हमारे महामंत्री माननीय बद्रीनारायण जी ने भी विषय रखा है। जैसा मैं रख रहा हूँ, वैसे आप भी अपने अपने क्षेत्र में विषय रखेंगे और उसको आप भली प्रकार से जन जागरण का विषय बना करके और सरकार पर दबाव बनाने में हम सफल होंगे। इतना ही मेरा आज कहना है। सबको सादर वंदे मातरम। भगवान बलराम की जय।